हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, एक बार फिर हम आपके पास मौजूद हैं। किस बात के लिए मौजूद है वो तो आपको पता ही है कि हम किस बात के लिए मौजूद हैं, लेकिन आपको 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 वेरी वेरी थैंक्स मेरे साथ बने रहने के लिए। बच्चों देखिए बच्चों, हम आज कहाँ पहुँच चुके। हमने एनएलएम स्टार्ट किया था, 3 लेक्चर हम कर चुके। आज हमारा 4th लेक्चर है L4। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का 4था लेक्चर। मैं थोड़े शॉर्ट वीडियो बनाता हूं, इसलिए आप लोगों को थोड़े शॉर्ट वीडियो बनाता हूं ताकि आधे घंटे से 45 मिनट तक आपको लेक्चर कंप्लीट हो जाए, तो आपको आसानी हो कि आप बोरियत फील नहीं करें। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं फिर से एक बार क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में? आज हम करने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन उससे पहले हमें करना होगा क्या? हमें करना होगा लीनियर मोमेंटम और वेरी बेसिक शॉर्ट डेफिनेशन विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें करना है, क्योंकि इसके आगे की कहानी मुझे सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन में भी जाकर पढ़नी है। इसीलिए मैं यहाँ पर, चूंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम इस दिन आज आपको लीनियर मोमेंटम का बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं हम लोग क्या, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो बताइए आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इट इज द लिख लो डेफिनेशन। लिखने में कोई बुराई की बात नहीं है, कोई खराबी की बात नहीं है। डेफिनेशन लिखना अच्छी बात भी है, 12th बोर्ड में तो बहुत अच्छी बात है। तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। It is the quantity of motion possessed by, किताबी लैंग्वेज है, possessed by, और contained in the body भी लिखते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं लिखते हैं possessed by the body और ऑब्जेक्ट, possessed by the object, body, पिंड, कण, वस्तु, कुछ भी लिख सकते हो बच्चों, जो अच्छा लगे वही लिख दे। तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम होने के लिए वेलोसिटी का होना अत्यंत आवश्यक है। समझ गए बच्चों? तो क्या होना चाहिए? एसेंशियल कंसिडरेशन क्या है हमारा, कि मोमेंटम होने के लिए क्या होना चाहिए? वेलोसिटी होनी चाहिए, हिंदी में वेग होना चाहिए। तो बच्चों हम इसीलिए इसको कहते हैं इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। और अगर वेलोसिटी जरूरी है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, बड़ा आसानी से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आज का लेक्चर, थोड़ा मजे लेके पढ़ो। ठीक है बच्चों, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या? अरे वही बात यार, मास ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, कण, वस्तु, सब कुछ, पिंड, मास। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी ऑफ छूट गया ना, अंग्रेजी बड़ी गलत है मेरी। प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। और ये जब मैंने लिख लिया, क्या लिख लिया कि ये प्रोडक्ट है किसका? मास का और वेलोसिटी का, तो हमको ये लिखने में क्या बुराई है कि m इंटू वी। देखो, और इसी को कहते क्या है? P, और इसको डिनोट करते हैं P से। और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। लिख लो बच्चों अच्छे से, इट इज आज बच्चे की तरह पढ़ाने में मजा आ रहा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स लॉज ऑफ सेकंड मोशन को खूब अच्छे से समझना है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लगा देता हूँ। देखो 11th का टॉपिक है, जी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने वहाँ 11th लिख दिया। ठीक है, तो इट इज ए क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो लिख लिया भाई। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी, तो मास तो ना स्केलर वेक्टर का मतलब नहीं है, तो इसका मतलब कि ये v जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी।
अच्छा जी, अब एक बात और है कि अगर ये वेक्टर है सर, तो मुझे ये बताइए सर कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दशा क्या होगी? तो इसकी दिशा होगी द डायरेक्शन ऑफ, लिखो, द डायरेक्शन ऑफ लीनियर एलएम। देखो लीनियर मोमेंटम एलएम लिख दिया, एलएम लिख दिया, कोई टेंशन नहीं, एमएलएम मत समझ जाना इसको, एलएम है ये। लीनियर मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी बच्चों, वही डायरेक्शन किसकी होगी? मोमेंटम की होगी। इतनी बात तो आप भी पहले से भी जानते थे, इसीलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम बहुत थोड़ा फास्ट चले। अब नहीं यार, आज मैंने वादा किया कि तुम लोगों को स्लो पढ़ाऊंगा, ज्यादा उछल कूद नहीं करने का है आज। ठीक है बच्चों, चलो जी। तो मैं इसका ऐसा यूनिट अगर कोई कहे मुझे लिखने के लिए, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? बताओ आप ही। बहुत आसान है यार। देखो, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी मतलब केजी और मीटर पर सेकेंड आ गया। अगर कोई कहे भाई साहब इसका डायमेंशन भी बता दीजिए, तो कौन सी गलत बात बोल दी है इसने? कोई सी भी गलत बात नहीं है। एम मास है, वेलोसिटी का आपको पहले से ही ऑलरेडी पता है LT-1, तो MLT का पावर -1 हो गया। इसका अगर ये तो ऐसा यूनिट है, अगर सीजीएस में कहे तो क्या करेंगे आप? केजी की जगह ग्राम ले लेंगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकेंड कर देंगे और बन जाएगा। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी आसान, है ना? चलो जी, अच्छा जी। तो अब इतना तो मैंने कर लिया। क्या कर लिया कि मास इनटू वेलोसिटी क्या है हमारा? लीनियर मोमेंटम। यूनिट बता दिया, डायमेंशन बता दिया, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है ना? बिल्कुल समझ में आ गया। तो चलो हम आगे की बात करते हैं। अब लीनियर मोमेंटम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, चलो जी। हमारा बेसिक क्या है? देखो, हमारे पास मौजूद क्या है? P = मास इनटू वेलोसिटी, है ना? अच्छा, हमारा कंसिडरेशन नॉर्मल कंडीशन में हम क्या करते हैं? नॉर्मल कंडीशन में हम मास को कांस्टेंट ही मानते हैं। हम मास को कांस्टेंट ही मानते हैं। तो इस वक्त इसकी बात नहीं करके थोड़ी सी हम एक और बात कर ले कि लीनियर मोमेंटम जो होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है। लीनियर मोमेंटम जो होता है, लीनियर मोमेंटम इज हैविंग हाईली इंपॉर्टेंस। थोड़ा बोर तो नहीं हो रहा ना? हाईली इंपॉर्टेंट, लीनियर मोमेंटम इज हैविंग हाईली इंपॉर्टेंस in considering the effect of motion, force in motion। बात वही हो गई कि फोर्स का कितना मेजर होगा। लीनियर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी बन जाती है जब हम फोर्स का इफेक्ट मोशन पे देखना चाहते हैं, है ना? तो देखो, उसको समझोगे कैसे? उसको ऐसे समझो कि एक बॉडी है m मास का बड़ा बिग, और एक बॉडी है m मास का छोटा सा स्मॉल सा प्यारा सा पिद्दी सा। ठीक है, अब हमने क्या करा है कि दोनों की वेलोसिटी को हमने सेम रखा है। ठीक, दोनों की वेलोसिटी क्या है? हमने बरोबर रखी है भाई साहब। और ये दोनों इधर आ रहा है, गोले की तरह आ रहा है। अब बताओ कि किस गोले को रोकने के लिए, किस स्फीयर को, किस बॉल को मुझे रोकने के लिए, यहां पर एक चीज खाली याद रखना आपको जरूरी है कि m = m। ऐसा ना हो कि आप कहीं नहीं, सब छोटा बड़ा से क्या होता है आपने तो बताया नहीं कंडीशन।
मीन मैंने ये बताया कि इसका मास इसके मास से ज्यादा बड़ा है, ठीक। तो हमें अगर ये आ रहा है, तो अगर मैं बोलूं कि एक फोर्स करो, तो कौन सा फोर्स अप्लाई होगा ज्यादा, मतलब मोर फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी, मीन्स किस में, जिसका मास ज्यादा होगा उस बॉडी को रोकने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। हमें ज्यादा फोर्स किस में अप्लाई करना पड़ेगा, इस बॉल को रोकने में, इस गेंद को, स्फीयर को रोकने के लिए करना पड़ेगा, ठीक। तो हम इसीलिए कहते हैं कि लीनियर मोमेंटम इज हैविंग हाईली इंपॉर्टेंस इन कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन ऑन मोशन। ऑन मोशन लिखो, इन नहीं, ऑन मोशन, ठीक है जी। तो इतना तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि ज्यादा मास होगा, लेकिन एक बात देखना, इन द सेम टाइम टी दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। T1 इक्वल टू T2 मीन्स इसका जो टाइम लगे रोकने में वही टाइम इसको भी लगना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी में अगर दोनों समान हो मगर एक का मास ज्यादा हो, एक का मास कम हो और सेम टाइम में दोनों को रोकना हो, तो किस पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे, तो जो हेवियर बॉडी होगा उस पर ज्यादा क्या करेंगे, हेवियर मीन्स मोर फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द क्या, बॉल। मोर फोर्स, हेवियर बॉडी, मोर फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द। बहुत छोटा सा बॉडी है ना, तो उसका वेलोसिटी भी बहुत हो जाता है कभी कभी। बुलेट याद कर लो। चलो जी, ये तो हो गई हमारी कहानी। अब इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट, कई बेसिक कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, वो मैं देखता हूं। अच्छा, हमने क्या माना हुआ है, हमारा कंसिडरेशन ये है कि ये जो मास भाई साहब है, अगर मैं इन नॉर्मल कंडीशन मास हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो P ऐसे, मैं इसमें 3 कंडीशन मैं आपको अभी समझाऊंगा। केसेस देख लेते हैं, कौन कौन सा केसेस है। P में अगर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफ मास इज कांस्टेंट। देख लो भैया, ये तो है ही ना। तो फर्स्ट केस हमारा क्या हो गया, अगर मास कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा और उसका ग्राफ ऐसा बनेगा भाई साहब, बिल्कुल लीनियर। ये हमारा P है, ये हमारा V है ना, बन गया। अब देखो जी, सेकंड केस फर्स्ट था, सेकंड केस में क्या कहानी बनती है, अगर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M हो जाए और इफ क्या कांस्टेंट हो जाए, V बराबर कांस्टेंट हो जाए, तो क्या होगा, ये देखो यहां क्या है, M कांस्टेंट। इस ग्राफ को याद रखना, लीनियर ग्राफ बन रहा है ना। अगर V कांस्टेंट हो जाए तब भी ग्राफ हमारा कुछ ऐसा ही बनता हुआ प्रतीत होगा। देखो P हमारा इधर और कौन सा, M हमारा इधर, और ये ग्राफ हमारा बिल्कुल इस तरीके से, और स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, V इक्वल टू कांस्टेंट, है ना जी। हाँ, तो ये समझ में आपको आ गया, मेरे हिसाब से आ गया। तो थर्ड कंडीशन भी एक होता है कि अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो, इफ P इज कांस्टेंट, अगर P हमारा कांस्टेंट हो तो हमारा कैसा ग्राफ बनेगा, अगर P कांस्टेंट है तो कैसा ग्राफ बनेगा, समझ गए। तो उसका ग्राफ बनेगा ऐसा, P कांस्टेंट। अब एक कहानी और है इसमें, अगर P कांस्टेंट हो गया तो कुछ कॉन्सेप्ट और समझने पड़ेंगे आपको। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये M, ये हमारा V है ना। चलो जी, तो हम क्या करेंगे, अब इस पर बेसिक कुछ देखा कि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब उस पर कुछ बात ये है कि इफ अगर अनइक्वल मासेस M1 इज नॉट इक्वल टू M2 हो, है ना, एंड लीनियर मोमेंटम P क्या हो, कांस्टेंट हो,
सेम हो, मतलब बाद में भी और पहले भी दोनों अगर कांस्टेंट हो, तो हम इसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं, इसमें हम क्या चीज देख सकते हैं। तो देखो हम क्या देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना कि P1 इक्वल टू P2, ये लिख सकते हैं, है ना। कब लिखेंगे, जब P कांस्टेंट है हमारा, तो P1 इक्वल टू P2, मतलब M1 और M2 इज नॉट अनइक्वल मासेस के लिए विथ डिफरेंट वेलोसिटी भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो हमारा क्या होगा बच्चों, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। देखो जी, एक खूबसूरत सा बढ़िया सा रिलेशन आ गया हमारे पास, है ना। बहुत अच्छा रिलेशन बच्चों, मजेदार रिलेशन, बिल्कुल ड्रास्टिक खूबसूरत सा रिलेशन आपके पास आया है, M1 अपॉन M2 V2 अपॉन V1। इससे क्या सीखा हमने, इससे ये सीखा कि इफ P कांस्टेंट है, क्या है, हमारा लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, कितनी कहानियां बना सकते हैं, ये रिलेशन निकाल सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और एक कहानी और लिख सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये कहानी भी हम लिख सकते हैं। देखो कितना कितना बढ़िया कहानी बन गई है। अब यहाँ पे वही कहानी बन गई, मास ज्यादा तो वेलोसिटी कम, इफ ये कांस्टेंट है। मीन ऐसे भी देखो ना कि P अगर कांस्टेंट है, ये वैल्यू अगर कांस्टेंट है, तो ये ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इसको कम होना पड़ेगा, है ना। अगर बाद वाले के लिए, पहले वाले के लिए अगर मास अनइक्वल हो, वेलोसिटी भी डिफरेंट हो, तो ठीक है। तो ये रिलेशन आपको क्या करना है बच्चों, याद रखना है ना। चलो जी, तो याद रखें तो कोई बुराई की बात नहीं है। अब इसमें एक बात और लिख दें, चेंज इन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंड लॉ का भी डेफिनेशन और छोटा सा एक दो प्रॉब्लम करेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं हम लोग, चेंज इन, यार ये ग्रेविटी बहुत काम करता है इसमें, मतलब इंक जो है ऐसे करो तो ठीक आता है, ऐसे रख दो तो ऐसे आता, तो वो नीचे चला जाता है। चेंज इन मोमेंटम, सब फिजिक्स यही काम कर, फिजिक्स के क्लास में ही सारा फिजिक्स चल रहा है ना। तो चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो क्या होगा चेंज इन मोमेंटम, देखो हम क्या कर सकते हैं कि कोई मास लेट कंसीडर कर लो, लेट M1 कोई मास है जो V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कहानी तुम लिखते रहना, बनाते रहना, ठीक है, उतना उस चीज की जरूरत नहीं है, ठीक। बाद में आफ्टर सम एक्शन ऑफ फोर्स, सम एक्शन ऑफ, वो फोर्स कुछ भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, एक्शन ऑफ फोर्स, और वो रिबाउंसिंग भी हो सकती है। फोर्स ऐसे लग के वापस हो सकता है, ऐसे लग के ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, किधर भी जा सकता है, फोर्स लग के ऐसे ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या मैंने ब्रेकिंग फोर्स लगाया, गाड़ी ऐसे मोड़ ली, है ना। तो क्या होगा हमारा, आफ्टर सम एक्शन ऑफ फोर्स, हम अब मानते हैं कि वेलोसिटी हमारी मास, ये क्या है हमारा, डिफरेंट है विथ अनइक्वल M1 और, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्शन ऑफ फोर्स, आफ्टर सम एक्शन ऑफ फोर्स वेलोसिटी बिकम्स V2, वेलोसिटी बिकम्स, देखो मैं एक आइडियल कंडीशन ले रहा हूं इसलिए तक घबराने का जरूरत नहीं है, इसमें बिकम्स V2 हो जाता है। तो हमारे पास क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जो होगा ना, वो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम, पहले फर्स्ट हम लिख लें कि हमारा इनिशियल मोमेंटम PI होना चाहिए, अब वो होगा M1 V1, है ना। और हमारा फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए, M2 V2। हमने एक्शन ऑफ फोर्स लगाया, उसके बाद कुछ भी होना, कुछ भी टूट भी सकता है, हल्का फल्का कोलिजन भी केस कंडीशन ले सकते हैं, मास थोड़ा कम टूट सकता है, वो भी जो भी फलना टिमकाना, तो ठीक है, उसको अभी छोड़ो, उस पर उतना चर्चा नहीं करना। कोलिजन में हमने बहुत सारे चर्चे हम कर चुके हैं, हाँ ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो चेंज इन मोमेंटम को हम लोग पता क्या चीज से लिखते हैं, डेल्टा P से लिखते हैं, डेल्टा P से लिखते हैं। तो डेल्टा P हो गया तो PF माइनस PI हो गया बच्चों,
ये देख लो आ गया भाई। और अगर डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड अगर आपको लिखना है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पी एफ माइनस पी आई, ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, अंडर रूट पी एफ स्क्वायर प्लस पी आई स्क्वायर माइनस 2 पी एफ पी आई कॉस थीटा। अगर एंगल थीटा है तो दोनों के बीच में आफ्टर चेंजिंग में, ठीक है। अगर 90 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो अलग अलग वैल्यू आएगी अलग अलग डिफरेंट एंगल पर, ठीक है। इसको उतारो जल्दी से फटाफट और देखो क्या करते हैं हम लोग। यहां के बाद हम बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा सा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब मजा आया। अरे मजे की बात है यार, इतना आसान टॉपिक है ये, तो मजा ही है ना इसमें। तो कुछ तो हम क्या करेंगे बच्चों, आओ जी देखते हैं। थोड़ा फास्ट करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या सा एग्जाम्पल लेते हैं वो देखो जी। एक बॉडी है, ये ऐसे चल रही है। इसकी वेलोसिटी v जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। और मैंने क्या कर रखा है, एक्स एंड वाई एक्सिस बना रखा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और इस बॉडी का जो मास है ना m, वो है हमारा 5 kg। तो बोल रहा है कि मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए भाई साहब, कितनी वैल्यू होगी। अब दूसरा सवाल क्या आता है, दूसरा सवाल ये आता है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ठीक है जी। ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो ऐसे चल रही थी हमारी बॉडी, ऐसे चल रही थी, नहीं ऐसे नहीं। हमने बोला कि चलो जी एक कुछ 53 डिग्री एंगल पर एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है। मैंने सब कुछ वही रखा है। और v जो है ना 10 मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड है ना। इसको समझो, बहुत बढ़िया से एकदम बेसिक बातें करके आपको दिमाग की बत्ती जलाने के लिए ये काफी अच्छा है। मान लो मैंने बोला कि एक बॉडी ऐसे जा रही है एक्स एक्सिस पर, ठीक। वही बॉडी है, इसकी वेलोसिटी अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड है और बाद में ये ऐसे चेंज हो जाता है, डायरेक्शन इसका चेंज होता है। अभी भी ये 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है इसकी। अब बताओ कि इस तीनों में हमें क्या क्या करना है। अब करना यह है कि इसका P क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी होगी। और मास इंटू वेलोसिटी होगी तो ये m हमारा है 5 और 10 क्या है vi। तो हमारी वेलोसिटी क्या है 10i है। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आना है बच्चों। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, p वेक्टर इक्वल टू 50i लिख सकते हैं। ये हमारा मोमेंटम आ गया। भाई साहब ये तो बहुत ही आसान था, मस्त बन गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई, मजा आ गया। अब कह रहा है भाई साहब कि अब ये कह रहा है भाई साहब कि इसके मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जी, आपको मैंने बताया था कि ऐसा एक ट्रायंगल बना लो और हमेशा याद रखो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 37 डिग्री है और ये 53 डिग्री है। तो आप 53 डिग्री लोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और 37 लोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप यहीं से ले सकते हो। तो ये हमारा क्या है 53 है, तो परपेंडिकुलर 53 के सामने कौन सा है 4 है, तो इसको 4 मानेंगे, इसको 5 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे। अब कंपोनेंट आप रिजॉल्व कर दीजिए। तो v का करेंगे ना, vx करेंगे तो vx क्या होगा 10 cos 53 डिग्री। तो 10 cos 53 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी 10 इंटू cos 53 डिग्री। cos मतलब b बाई h, तो b हमारा कौन सा है ये और h हमारा ये, तो 3/5 हो जाएगा। तो हमारा आएगा कितना 2 मतलब 6, ये i में होगा 6i हमारा मीटर पर सेकेंड आया। और v
y हम अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ये वाला, तो 10 sin 53 डिग्री। तो sin 53 डिग्री के लिए P बाई H होता है, तो P ये है और H ये है, तो हमारे पास 10 इंटू 4/5 आएगा। तो इसको कट्टम कट्टी करेंगे, इसको इसे कैंसिल मारेंगे, तो ये हमारा आएगा 8, ऊपर कौन सा होता है, J होता है। नॉर्मली कंसिडर वही करते हैं हम लोग एक्स एक्सिस में J को, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ गया, Vx एंड Vi आ गया। तो P लिखने के लिए, मोमेंटम लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट है, तो पहले आप इसको यहां पर चलो अब इन दोनों को मिला के हम एक वेलोसिटी v लिख सकते हैं, इधर जगह कम है। v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, i का कौन सा है, 6i प्लस 8j। तो ये तो आ गया वेलोसिटी। अब बोल रहा है मास के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6i प्लस 8j। तो ये कितना है हमारे पास, मास कितना हमारा 5 kg है। तो अब इससे आपका आंसर आ गया, है ना, सही तो यार। ये हमारा आ गया वेलोसिटी का इधर, वेलोसिटी का इधर, और दोनों को मास से मल्टीप्लाई कर दिया। सही गलत जो भी है कर लेना यार, ठीक है, कैलकुलेशन में। अब क्या है, अब यहां देखो, यहां थोड़ी सी कहानी चेंज है। इस वाले कंडीशन में मोमेंटम चेंज कर रहा है, डायरेक्शन मोमेंटम का चेंज कर रहा है ना। इसका भी आप मोमेंटम आप देखो ना कि 6i प्लस 8j है, तो इसका भी डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। मतलब 6i इधर है, 8j इधर है, तो बीचों बीच में मोमेंटम है, मतलब चेंज कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब तो ये वाला नेक्स्ट प्रॉब्लम हमको 30 सेकंड का टाइम दूं मैं आप लोगों को, क्यों? हाँ जी, तो अब हमारे पास ये तीसरा प्रॉब्लम कैसे बनेगा, इसको देखो। ये देखो यहाँ क्या करना है बच्चों, यहाँ करना, देखो ऐसे घुस जाता हूँ, है ना, ठीक है, दिख रहा हूं मैं। अब देखो ये 10i है और ये हमारा ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था और बाद में ऐसे हो गया, किसी भी एक्शन ऑफ फोर्स वगैरह की किसी वजह से कुछ भी हुआ होगा यहाँ पे। चलो जी, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं इस वक्त। हम सिर्फ इतनी सी बात देखते हैं कि अभी हो क्या रहा है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, देखो इस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना है, Pi कितना है। देखो मैं थोड़ा फास्ट लिखूंगा अभी, अरे यार ये इंक भरा हुआ चल नहीं रहा। Pi कितना होगा, Pi हमारा जो है, हमारा Pi कितना होगा, 10 हमारा वेलोसिटी है ना, और 10i है, तो हमारे पास मास कितना है, 5 इंटू 10i, तो ये हो गया हमारा 50i। और P फाइनल हमारा कितना है, देखो 5 है, 5 मास है, इंटू कितना, P इंटू m इंटू v होता है, v हमारा कितना है 10j है, तो हमारा कितना हो गया 50j हो गया बच्चों। अब हम चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम लिख देंगे कि चेंज हमारे पास क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम में डेल्टा P होता है। डेल्टा P वेक्टर कितना हमारा 50j है ना, फाइनल मोमेंटम हमारा कितना है, अगर तुमको समझ में आए तो PF माइनस PI लिखा मैंने, तो लिख दो 50j माइनस 50i आ गया। तो क्या आ गया, मोमेंटम तो आ गया यार, बहुत आसानी से आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लिखना चाहते हो, मैग्नीट्यूड अगर आप इसका लिखना चाहते हो तो कितना आएगा, ये 50√2 आ जाएगा, है ना, आ गया 50√2 यूनिट। तुम लोग लिखते रहना यूनिट्स, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, यूनिट्स। तो क्या हो गया आपको 50√2 यूनिट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा बच्चों, देखो हमने क्या निकाला, डेल्टा P का चेंज इन, हम फाइनली मोमेंटम हम क्या हमारे पास आ रहा है, हमारा ऐसा मोमेंटम आ रहा है, ये मोमेंटम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारा एक मोमेंटम है 50 किसका, 50j का, वो तो ऑलरेडी इधर जा रहा है, और हमारा जो ये वाला मोमेंटम है उसका डायरेक्शन इधर है बच्चों। तो देखो ये हमारा इधर हो गया, और हमारे पास इस दोनों का अगर रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए बच्चों कहा जाए तो क्या रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये आपको अच्छे से पता है क्योंकि हम आपको वेक्टर पढ़ा चुके हैं बच्चों। तो देखिए इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा है, बीचों बीच होके निकल रहा है, ऐसे आ रहा है या ये 50√2 का कॉन्सेप्ट याद है ना, 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर माइनस 2 50 cos 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल पर है, तो हमारा cos 90 की वैल्यू 0 होती है बच्चों।
क्लियर? चलो जी, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। तो ये 90 से बीचों बीच क्रॉस कर रहा है, मतलब ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। जिधर से सोचना है उधर से सोच लो। और ये मोमेंटम आपका फाइनल मोमेंटम यहां से हमारा निकल रहा है। समझ गए? बिल्कुल बच्चों, बहुत क्लियर, एकदम इजी, बहुत आसानी से आपने तीनों प्रॉब्लम को कंपेयर करके देख लिया कि अगर एक ऐसा जा रहा था तो क्या हुआ, ये थोड़ा इंक्लाइनेशन पे जा रहा था, ऑब्लिकली हमने इसको फायर्ड किया तो ये कैसे जा रहा था, और अगर मोमेंटम ऐसे डायरेक्शन एग्जैक्टली डायरेक्शन चेंज कर लिया तो क्या हुआ। तो बच्चों हमने देखा कि तीनों कंडीशन में अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किए जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम अब इसको करते हैं, इसकी कहानी खत्म, और अब हम आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है क्या, ये देखो न्यूटन्स, आप लिखो फटाफट लिखो, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अरे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना। तो आपको क्या करना है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए आपको मोमेंटम मैंने इसीलिए पढ़ाया था। इसका डेफिनेशन यह है कि द रेट ऑफ, जल्दी जल्दी लिखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बच्चों, लीनियर मोमेंटम is the rate of change of linear momentum is directly proportional to, directly, मैं डेफिनेशन आज जानबूझ के लिख रहा हूं, directly proportional to क्या, directly proportional to the rate of change of linear momentum is directly proportional to external force applied on it। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, and direction is in the direction राइटिंग खराब, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है ना। यार राइटिंग बहुत खराब है, मैंने बोल दिया है इसीलिए अपनी जबान से मैंने वो ओरल भी बोल दिया, ऑडियो मेरी अच्छी होगी है ना, तो इसको तुम बना लेना। इसका मतलब ये है कि आप देखो बच्चों कि हमारे पास फोर्स जो हमारा है, ये खूबसूरत सा प्यारा सा फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना जी। ऐसा आएगा जी, ऐसा ही आएगा, dp इक्वल टू dp। तो हम ऐसे भी लिखते हैं f इक्वल टू dp अपॉन dt। इन आइडियल कंडीशन में हम इसको ऐसे ही लिखा करते हैं, हम ऐसे ही लिखेंगे। कोई मेरा क्या कर लेगा अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, तो चलो लिखते हैं, है ना। तो मैं बोलता हूं कि f जो है ना, आप f इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों, d मास इंटू वेलोसिटी अपॉन dt लिख सकते हो। हम जैसा कि जानते हैं हमारे आइडियल कंडीशन में मास हमारा क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। हम इसलिए कांस्टेंट लेते हैं क्योंकि हमारा जनरली हमारा मास चेंज नहीं होता। हाँ, रॉकेट प्रोपल्शन के केस में जहां मास वेरिएबल होता है वहां पे अलग अलग बात करेंगे, वो बात की बात है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास मास कांस्टेंट है, बाहर आ गया, पहले f लिख लेता हूं, नहीं तो आप कहेंगे फिर से आपने छोड़ दिया, m dv अपॉन dt। देखो अपने आप इसकी राइटिंग भी अच्छी होने लगती है, पता नहीं कहाँ इंक भाग जाता है। तो अब क्या होगा बच्चों, f जो है हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन। क्योंकि बच्चों dv अपॉन dt हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये एक्सीलरेशन के बराबर होता है, तो ma आ गया। और ये कब वैलिड है, ये तब वैलिड है जब मास कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट होगा तभी ये फार्मूला F बराबर ma वैलिड होगा।
वैलिड कब होगा बच्चों? जब मास कांस्टेंट होगा। और एक बात और याद रखना, आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा होगा, तो हम कहते हैं कि अगर ये तब वैलिड होगा जब वैलिड फॉर इनर्शियल ऑब्जर्वर मतलब नॉन एक्सिलरेटेड इनर्शियल ऑब्जर्वर, है ना। मतलब अगर कोई बॉडी मूवमेंट में कोई रेफरेंस पॉइंट है तो a इक्वल टू 0, इस तरह से हम कर सकते हैं बच्चों। तो वैलिड फॉर इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए ये क्या होगा? वैलिड होगा, है ना। समझ में आ गया? तो जहां इनर्शिया होगी वहीं क्या होगा? ये फार्मूला वैलिड होगा। ठीक है जी। तो आपको समझ में आ गया कि एफ डी पी बाई डी टी, इसको एफ डी पी अपॉन डी टी लिखते हैं, डी एम वी अपॉन डी टी, तो एम कांस्टेंट माना, डी डी टी तो एम ए आ गया। और अगर मास वेरिएबल नहीं है तो ये वाला फार्मूला आपको अप्लाइड होगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि असल फोर्स का फार्मूला यही है, लेकिन चूंकि हमारे कंडीशन में मास ज्यादातर 99.99% केसेस में मास कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम F इक्वल टू एम ए लिखते हैं बच्चों। इसको लिखेंगे तब जब मास कांस्टेंट नहीं होगा, और जनरल इक्वेशन यही होगा। ठीक है जी। तो आपको आ गया होगा समझ, है ना। तो फोर्स का ये था हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ का डेफिनेशन एंड बेसिक डेरिवेशन। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, और इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं करके। करूं कि ज्यादा लंबा हो रहा है ना। तो देखो जी, तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर यहीं खत्म कर देना चाहिए। क्या बोलते हो? बढ़ाओगे आप लोग को? लेक्चर लंबा होता है तो फिर आपको दिक्कत होती है। तो एक काम करो देखो, अगर कोई ब्लॉक है ऐसा और इस पर लग रहा है एक फोर्स 20 न्यूटन का, और इस ब्लॉक का मास है 4 kg, बस एक छोटा सा एग्जांपल है 4 kg, तो बताओ कि एक्सीलरेशन कितना होगा? एक्सीलरेशन बराबर वाट, है ना। तो एक्सीलरेशन निकालना है। इसके बाद भी एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि वो कल बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो, तो हम क्या देखते हैं कि इसका एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ए की वैल्यू क्या होगी? एफ नेट इक्वल टू एम हो जाएगी। तो एफ नेट कितना है हमारा? 20 न्यूटन ही है, अपॉन कितना मास, क्या 4 kg, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ गया। अब इसी को मैं बोल दूं बच्चों कि हमारे पास ये ऐसा में यही 20 न्यूटन है सेम, और यहाँ जो है मास वही 4 kg है इस बॉडी का, और ये ऐसे रखा हुआ है। तो आपको बोला गया कि बच्चों ये बताओ, ये एंगल 37 डिग्री है, तो बोला गया कि बच्चों ये बताओ कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, इसका मास क्या होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, वो आपको निकालना है। तो बच्चों आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बड़े प्यार से आप ड्रॉ कर दिए, जो मैंने आपको सिखाया है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है। मैंने जानबूझ के घेरा लगाया ताकि आपका क्लियर कॉन्सेप्ट रहे। तो नीचे क्या लगेगा बच्चों? 4G लगेगा, ऊपर क्या लगेगा? N लगेगा, इधर क्या लगेगा? इधर लगेगा फोर्स का कंपोनेंट, इधर लगेगा 20 cos 37 डिग्री, और इधर एक फोर्स और लगेगा। एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि टेल से टेल को ही हम लोग ऐड करते हैं इसमें। एक याद क्या रखना कि टेल से टेल को ही ऐड करते हैं। तो हम इधर एक फोर्स और क्या लगाएंगे? एन के अलावा और कुछ भी लगा देंगे। कौन सा लगाएंगे? 20 sin 37 डिग्री। तो देखो बहुत आसानी से आ गया ना। कौन सा फोर्स जो है इस बॉडी को चलाएगा? क्या ये वाला फोर्स इस बॉडी को चलाएगा? बिल्कुल नहीं चलाएगा। ये वाला n प्लस इतना जो है ना, इसको बैलेंस करेगा सिर्फ। और चलाएगा कौन? दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट और एक्सीलरेशन फॉर दिस ब्लॉक। ठीक है, ये वाला फोर्स जो है ना, इसका आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो ना, इधर कंपोनेंट जो होगा यही कंपोनेंट इसको मूव कराएगा, है ना।
ये वाला कंपोनेंट थोड़े ना मूव कराएगा यार, ये तो ऊपर की तरफ भागा, मतलब इसका मतलब अगर ये ऐसा मूव करेगा तो ये तो ऊपर उड़ने लगेगा ना। और या फिर प्रोजेक्टाइल टाइप से कि ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ये कहाँ भाग गया, ऐसे भाग गया है ना। तो इसीलिए हम वैसा नहीं करेंगे, हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि बॉडी हमारा इस वक्त बैलेंस में था और मतलब ऐसे ही मूवमेंट हमारा हो रहा है। तो हम इसको कैसे बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। n20 sin 37 कितना होगा, sin 37 फिर आपको याद करा दूं, देखो sin 37 3 4 5, तो क्या है हमारे पास sin 37 है ना, तो sin की वैल्यू p बाई है, तो 3/5 3/5, तो 5 4, तो क्या आ गया 12 न्यूटन आ गया है ना। और यहां कितना आएगा 20 cos 37 20 cos 37 देख लो, cos 37 b बाई है, तो 4/5, बार बार इसलिए लिख देता हूं ताकि हमें भी याद रहे, आपको भी याद रहे। तो ये कितना आ गया 16 न्यूटन बच्चों। तो देखा आपने कि इधर 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर कितना लग रहा है n+12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो बच्चों हम फटाक से खत्म करते हैं इसको, यहाँ पर अभी की कहानी यहीं खत्म करते हैं, आज की कहानी। तो देखो बच्चों हमने क्या किया कि इस फोर्स को इधर लगा दिया और यही फोर्स जो है ना रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सीलरेशन के लिए। तो इसका मतलब नेट फोर्स एफ नेट हमारा जो है वो क्या है, एग्जैक्टली 16 न्यूटन है ना, 16 न्यूटन है। मैं पूरा लिख देता हूं क्योंकि यहाँ n की वैल्यू भी लिखनी होती है। तो 16 न्यूटन है, तो 16 न्यूटन हमारे पास है, तो एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा 16/4, इसका मतलब 4 चौक 16 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन होगा। बच्चों कोई गलती कुछ कॉन्सेप्ट तो मुझे जरूर बताया करना कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया या यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम था बच्चों। तो देखो अभी क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास n की वैल्यू निकालनी बच गई। तो n को कौन कौन सा फोर्स 4g बैलेंस किसको किसको कर रहा है, n प्लस इसको बैलेंस कर रहा है, n प्लस जिसको मतलब 12 न्यूटन को। तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं n+12 न्यूटन इक्वल टू 4g का मतलब 4 × 10 मतलब क्या हो गया n इक्वल टू 40 - 12 मीन 28 न्यूटन आंसर। तो ये आपको आ गया बच्चों, है ना। मजा आया, बहुत मजा आया। थोड़ा सा आपने एक्सीलरेशन मैंने काइनेमेटिक्स भी किया था, यहाँ आपको एक्सीलरेशन की कहानी फिर शुरू हो गई बच्चों। तो हमें तो बहुत मजा आया, पता नहीं आपको कितना मजा आया कि नहीं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है बच्चों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, मैं कभी भी आपके लिए हूँ। इसके बाद इस पर बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम सेकंड लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। 5th लेक्चर जो हमारा होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं NLM के बहुत सारे लेक्चर बनाने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। चलो जी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बस आपसे मेरा मोटिवेशन बनाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ओके चलो बाय।